हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पहला यूनिट पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें से हमने 9 वीडियोस में पूरा कर लिया था थ्योरी को। और पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न उत्तर कराना शुरू किया था, जो एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर के आखिरी में रहते हैं क्वेश्चंस। तो पहले चैप्टर में 36 क्वेश्चंस हैं, उनमें से पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ रहे हैं 11वें क्वेश्चन पे। प्रश्न 11, यदि 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर आयतन 2 लीटर हो जाए तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। देखिए, चीनी का मतलब होता है सुक्रोज, C12H22O11, ये प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, C12 है ये ना, C12H22O11 के 20 ग्राम आपने लिए और 2 लीटर बनाए। तो आप ये सोचिए कि अगर 1 लीटर बनाना रहता तो हम 10 ग्राम लेते हैं, मतलब 10 ग्राम 1 लीटर में घुला है। आप पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकालिए। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? कार्बन के 12 हैं, हाइड्रोजन के 22 हैं, ऑक्सीजन के 11 हैं। तो आप इनके परमाणु द्रव्यमान के साथ इनका गुणा करिए, 12 और ये जो हाइड्रोजन है 1 रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का 11 है, ये 16 है। ठीक है, तो इनको आपने गुणा कर दिया तो 342 ग्राम आया। ठीक है, 342 ग्राम पर मोल आया है उत्तर। मतलब ये है कि अगर आप 342 ग्राम को 1 लीटर में घोलेंगे तो 1 मोल बनेगा, लेकिन यहां पर घुला है 10 ग्राम 1 लीटर में, क्योंकि ये 2 लीटर में है ना 20 ग्राम। तो 342 ग्राम से 1 मोल होता तो 10 ग्राम से कितना हुआ? ठीक है, उसी को निकालना है। तो ये देखिए, 20 ग्राम चीनी का पहले निकाल लिया है इसने, ये देखिए, क्योंकि 20 ग्राम लिखा है ना, 2 लीटर लिखा है, लेकिन तो 20 ग्राम में मोलों की संख्या है 20/342। ठीक है, तो इतना उत्तर आ रहा है 0.0585। अब मोलर की सांद्रता कैसे निकालेंगे? तो विलयित चीनी के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो मैंने पहले ही कर दिया है, 2 लीटर का 1 लीटर पहले ही कर दिया था। तो आप इतने को 2 लीटर में घोल रहे हैं तो 1 लीटर में इससे आधा घोलेंगे, 0.0295 मोल पर लीटर। मतलब उस चीनी के विलयन की जो मोलरता है 0.029 यानी 0.03 समझ लीजिए के आसपास रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 342 ग्राम को घोलते तो 1 मोल होता, आपने 10 ग्राम को घोला है इसलिए 0.03 मोलर होगा। ठीक है, ये मोलर सांद्रता आया। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 20 ग्राम को हमने 2 लीटर में घोला है, यानी कि 10 ग्राम को 1 लीटर में, और इसकी मोलर सांद्रता 342 ग्राम है। ठीक है, यदि मिथेनॉल का घनत्व 0.793 kg पर लीटर हो तो इसके 0.25 मोलर के 2.5 लीटर विलयन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी? मतलब 1 लीटर मिथेनॉल को आप तौलोगे तो 0.793 किलोग्राम यानी कि 793 ग्राम होगा, 1000 ग्राम नहीं होगा, 1 किलोग्राम नहीं होगा। ठीक है, अब इसके 2.5 लीटर आपने लिए हैं, 2.5 लीटर में 0.25 मोलर विलयन है ये, तो कितने आयतन की आवश्यकता होगी? ठीक है, इसको पूछ रहा है। तो पहले मिथेनॉल का मोलर द्रव्यमान निकाल लो, CH3OH, मिथेनॉल होता है CH3OH, इथेनॉल होता है C2H5OH, ये इथेनॉल है, मिथेनॉल है CH3OH। ठीक है, और इसका जब निकाला आपने मोलर द्रव्यमान तो कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो 12 मतलब 3 मतलब 1-1 के हिसाब से ना, 12 3 15, 2 9 30, 1 31 और 1 32, तो ये 32 ग्राम आ गया। देखिए, ठीक है, मिथेनॉल का मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम, मतलब 32 ग्राम को घोलोगे 1 लीटर में तो 1 मोलर बनेगा। ठीक है, दिए गए विलयन को तैयार करने के लिए आवश्यक मिथेनॉल का भार जो निम्नानुसार है। तो एक हमने और क्वेश्चन में इस फार्मूला को पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, W = m/V/1000, ये हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो m क्या है? ये आपका वेट है कि कितना घोलना है अपने को। ठीक है, तो यहां पर 0.25 × 32 ये मोलर द्रव्यमान, और 2.5 लीटर, ये 2.5 लीटर आ गया यहाँ पर। ठीक है, 2.5 लीटर बनाने के लिए 0.25 यहाँ से लिया है ना, 0.25 मोलर, ये वाला m 0.25 मोलर बनाना है अपने को।
ठीक है। और m डैश क्या है, इसकी मोलर द्रव्यमान है 32, ये लिया हमने। और आयतन हमको लेना है 2.5 लीटर, तो वो लिया 2500 बटा 1000। अब इसको कैलकुलेट किए तो आया 20 ग्राम, और 20 ग्राम का मतलब है 0.02 किलोग्राम, ठीक है। तो हमको 0.02 किलोग्राम लेना है घोलने के लिए, 2.5 लीटर में घोलने के लिए, ठीक है। तो चूंकि 0.793 किलोग्राम मिथेनॉल प्रतिदर्श के 1 लीटर में उपस्थित है, इसलिए 0.02 किलोग्राम मिथेनॉल उपस्थित होगी इतने प्रतिदर्श में। देखिए कैसे निकाला, 0.793 1 लीटर में उपस्थित है, ठीक है। तो 2.5 लीटर में कितना उपस्थित होगा, 0.02 ग्राम, ये देखिए 1/0.793 इंटू 0.02, मतलब क्या हुआ देखिए, इसमें कुल मिला के ये है कि 1 लीटर में इतना उपस्थित है, ये हमने देख लिया। तो 0.02 किलोग्राम कितने में उपस्थित होगा, यही तो निकालना है ना, समझ पा रहे हैं आप। तो 25.22 मिलीलीटर प्रतिदर्श में निकालना है ना। अतः आवश्यक मिथेनॉल प्रतिदर्श का आयतन 25.22 मिलीलीटर होगा, ठीक है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कम ही आता है 11th के एनुअल एग्जाम में, फिर भी आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल नीचे दिया गया है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034 यानी 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो पास्कल में दाब का परिकलन करें। देखिए समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान इतना है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में इसका वजन जो रहता है हवा का वो 1034 ग्राम है, मतलब 1 किलो से थोड़ा ऊपर है। तो इसका दाब पास्कल में निकालना है आपको, ठीक है। तो उत्तर है जैसा हमने यहां पर लिखा है, दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो समुद्र तल हवा का दाब कितना होगा देखिए, तो हम इसमें ग्रेविटेशन को इंटू करेंगे, 9.8 को इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जो द्रव्यमान है, ठीक है, इंटू ग्रेविटेशन। तो 1034 गुणित 9.8, ठीक है। ये देखिए m बराबर 9.8, m बराबर 1034 पहले से दिया है, तो इसको हम किलोग्राम में लिखें तो 1.034 आएगा। ये ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में, एक किलोग्राम के आसपास। और ग्रेविटेशन जो है 9.8 मीटर पर स्क्वायर है ना, तो ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। दोनों को हमको लेना है ना, ये पहले CGS पद्धति में दिया है, दोनों को CGS में दिया है, तो SI में लिखेंगे तो 1 पॉइंट हो जाएगा, 9 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है, दाब इक्वल टू भार बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब हमने इसका गुणा किया, इसके साथ गुणा किया यहां पर, ठीक है, तो आपको उत्तर आया 10.1332, है ना। इसको गुणा करेंगे तो CGS में आएगा, इसको गुणा करेंगे तो SI में आएगा, उसी को गुणा किया हमने, तो 10.1332 आया भार, और क्षेत्रफल 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्योंकि वहां पर हमने जो क्षेत्रफल है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखा था, अब हमको मीटर में लिखना है, ठीक है। तो मीटर में 10⁻⁻4 हो जाएगा। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, 1000 से भाग देंगे तो 100 से भाग देंगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर दाब इक्वल टू, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो इतना आया, ठीक है।
ये जो 10 टू पावर -4 है ये ऊपर जाके +4 हो जाएगा ना, तो 1 2 3 4 0 4 शून्य इधर हो जाएगा, मतलब 4 अंक इधर हो जाएगा, ये जो डॉट है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा kg/m/s²। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसको इस तरह से करेंगे। अब 1 पास्कल बराबर कितना हुआ, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है, यानी 1 न्यूटन के बटा मीटर स्क्वायर, और न्यूटन का मतलब है 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। अब ये जो मीटर स्क्वायर है ऊपर में मीटर है, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो 1 kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हवा का दाब हमको कितना मिला, ये जो लिखा है इसी को निकालना ना हमने, ये निकाला है हमने, तो हवा का दाब मिला हमको 1,01,332 kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ये पास्कल के बराबर है, ठीक है, और इसको अगर हम इंटू करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 × 0 ये करके 10⁵ पास्कल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको टोटल कैलकुलेट कैसे किए पहले देख लीजिएगा फिर से। हमने हवा का भार निकाला, तो जितना यहाँ पर वजन दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है, इसके साथ ग्रेविटेशन का इंटू कर दिया, तो चूंकि हमने यहाँ पर ग्राम में लिया है तो इसको भी 98 लिया है। ठीक है, जब किलोग्राम में लेंगे तो ये 1034 जो है ये 1.034 किलोग्राम हो जाएगा, और ये जो ग्रेविटेशन है 9.8 हो जाएगा, उसके आधार पे लिया है, और इन दोनों को हमने गुणा किया तो हमको ये मिला। ठीक है, भार और क्षेत्रफल हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कैसे कन्वर्ट किया है लिखा है, तो ये आया मीटर में, है ना। 1 पास्कल के बराबर 1 न्यूटन, तो ये ऐसे ऐसे करके हम कर लिए, तो ये जो हमको उत्तर आया है ये 1 पास्कल के बराबर आया है। ठीक है, ये पास्कल के बराबर है, ये देखो इतना पास्कल आया उत्तर, और इसी को हमने आगे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, ये तो आपको पता है, और ये 1 किलोग्राम कैसे है, किससे परिभाषित किया जाता है, तो पेरिस के लैब में प्लेटिनम इरिडियम का एक मिश्र धातु का बना हुआ छड़ रखा है। मिश्र धातु की एक विशेष छड़ रखी है, और इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर मानी जाती है, और इसी छड़ में ऐसे 2 डॉट लगे हुए हैं, इसी के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर माना जाता है। ये हालांकि 1 मीटर वाला जो डेफिनेशन है ये पुराना डेफिनेशन है प्लेटिनम इरिडियम छड़ का। आजकल वो प्रकाश की जो तय की गई दूरी है उसके आधार पर निकाला जाता है। 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो 1 मीटर चलने में कितना समय लगाता है ना, तो वो उसके हिसाब से निकाला जाता है दूरी को, लेकिन अभी भी फिलहाल उसी को हम एवरेज मान लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है प्लेटिनम इरिडियम की छड़, और उसी का जो वजन है वही 1 किलोग्राम के बराबर माना जाता है, और किलोग्राम इसका एसआई मात्रक है। तो मतलब हम लोग अपना जो वजन निकालते हैं उसमें हम द्रव्यमान निकालते हैं, भार नहीं निकालते, ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर है निम्नलिखित पूर्ण लग्नों को उनके गुणांकों के साथ मिलाइए लिखा है। ठीक है, तो माइक्रो, डेका, मेगा, गीगा और फेम्टो। तो ये माइक्रो वाला है 10⁻⁻⁶, ये माइक्रो है। डेका जो है ये 10 वाला है। ठीक है, मेगा का मतलब ये 6 वाला है, यहाँ पर गलत छपा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देखिए माइक्रो का ठीक है, मेगा का ठीक है, डेका का ठीक है, मेगा का है 10⁶, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी मैंने जहाँ से लिया है उसी में थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। ये मेगा का 6 है, और गीगा का 10⁹ होता है। ठीक है, गीगा का 10⁹ है ना, और फेम्टो का है 10⁻⁻15। तो 10⁻⁻15 ये 10 टू पावर है, ध्यान रखेंगे ना, 10⁻⁻15। ठीक है, और ये है 10⁹ है ना, ये है 10⁶। ठीक है, और ये 10 और ये 10⁻⁻6।
ठीक है, 10⁻⁻⁶। तो ये मिलाने का काम है, आप नीचे लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर लाइनें खींच करके मिला दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए इस पे एक और क्वेश्चन आगे करके, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 20 या 30 है, कोई एक क्वेश्चन है जो सार्थक अंकों से रिलेटेड और है, तो वहाँ पर हम इसको ठीक से पढ़ेंगे। सार्थक अंक क्या है? उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। ये अभी फिलहाल डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए जो दिया है। बाकी सार्थक अंकों को ठीक से समझने के लिए हमको उस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, हम वो क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें। अभी फिलहाल ये सार्थक अंक वाला आप पढ़ लीजिए कि उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है सार्थक अंक कहलाते हैं। इतना भी पढ़ लीजिए, बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, आप आगे पढ़ते हैं। पेयजल, क्वेश्चन नंबर 17 है, पेयजल के नमूनों में क्लोरोफॉर्म जो कि कैंसर जन्य है से अत्यधिक संदूषित पाया गया है। मतलब क्लोरोफॉर्म ज़्यादा पाया गया है पानी में। संदूषण का स्तर 15 ppm द्रव्यमान के रूप में था। देखिए ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, समझ लीजिए ना, पार्ट्स पर मिलियन। इसको मैं अपने तरीके से एक बार समझा रहा हूँ, आप समझ लेना पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है। देखिए 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख में कितने, जैसे मान लो आपने कहा कि 15 ppm है। 15 ppm का मतलब क्या हुआ कि हम पानी का मतलब टोटल 10 लाख अणु हम लोग गिन के रखें, तो 10 लाख अणुओं में से 15 अणु जो है वो क्लोरोफॉर्म के रहेंगे। 15 ppm का मतलब है 10 लाख अणुओं के बीच में इसके अणु 15 हैं। वैसे मान लो ppm 400 लिखते अपन, तो मतलब 10 लाख अणुओं के बीच में इसके अणु 400 हैं, ऐसा है इसका मतलब ppm का मतलब। ठीक है, अब क्वेश्चन है इसके द्रव्यमान को प्रतिशतता में दिखाइए, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो दो चीजें हैं, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा मोलरता हमको निकालना है इसमें। ठीक है, तो पहला ये है कि 15 ppm का अर्थ है कि क्लोरोफॉर्म के 15 भाग द्रव्यमान से पानी के 10 × 6 भाग में उपस्थित है। मैंने अभी बताया ना, 10 के घात 6 का मतलब है 10 लाख। 10 लाख भागों में इसके 15 भाग उपस्थित है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकल जाएगा, कितना उपस्थित है कितने में गुणित 100 आ गया, है ना। तो आप इसको निकालेंगे तो देखिए ये 2 है, तो इसमें से 2 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये हो गया 15 × -4। समझ रहे हैं आप, अगर इतने को कैलकुलेट करोगे तो 15 के भागित 10 के घात 4 बचा, 2 यहाँ से कट गया, तो 10 के घात 4 को ऊपर ले जाओगे तो -4 हो जाएगा। आपको पता है ना कि नीचे में जो चिन्ह रहता है 10 के घात में, ऊपर जाके वो चिन्ह उलट जाता है। जैसे नीचे में 10 के घात 6 है तो ऊपर जाके -6 हो जाएगा, नीचे में 10 के घात -6 रहता तो ऊपर जाके 6 हो जाता, जैसे हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था। उसको बताना भूल गया मैं आपको कैसे होता है, कोई बात नहीं है। तो 15 × 10 के घात -4 हो रहा है, अगर दशमलव यहाँ पर लगा दें तो ये -3 हो जाएगा। तो वैसे ही ये देखिए -3, तो 1.5 ये लिखा है, 1.5 × 10 के घात -3 लिखा है, ये प्रतिशत आया, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म का दूसरा यहाँ पर मोलरता निकालना है, उस पानी में कितना मोलरता है। तो CaCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, ये तो आपको पता ही होगा। इसका जब हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो 12, 1 13 और 13 और 12 हो गया, सॉरी 35, 35.5 है ना क्लोरोफॉर्म Cl3 35.5 होता है, तो 35.5 × 3 कर देंगे और 12, 1 13 कर देंगे, तो टोटल हो गया 119.5। ठीक है, अगर इतना ग्राम 1 लीटर में घुला रहेगा तो वो 1 मोलर होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब इसमें कितना लिखा है, 15 ppm है मात्र। ठीक है, तो ये देखिए 15 ppm का मतलब क्या हुआ कि 10 के घात 6 ग्राम हम लेते हैं तो उसमें 15 ग्राम है, उस प्रतिदर्श में, उस प्रतिदर्श का मतलब सैंपल में, मतलब टोटल हम सॉल्यूशन को इतने ग्राम तौल के लेते हैं तो उसमें क्लोरोफॉर्म इतने ग्राम है। ठीक है, तो 10 के घात 3 में कितने रहेंगे,
तो 10 की घात 3 में इतना रहेगा, आप ये तो निकाल सकते हैं ना, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 बचा, ऊपर गया तो -3 हो गया, और 1.5 तो -2 हुआ, 1.5 गुणित 10⁻² ग्राम, ये हुआ 1 किलोग्राम में। ठीक है, 1 किलोग्राम या 1 लीटर पानी में इतने ग्राम उपस्थित है। अगर मान लो ये 119 ग्राम रहता तो 1 मोलर होता, लेकिन ये सिर्फ इतना ग्राम है, इसलिए ये कितना हुआ, तो 1.5 गुणित 10 के घात -2 बटा 119 करेंगे तो इतना मोल उपस्थित है 1 लीटर में, मतलब इतना मोलर द्रव्यमान, इसका मोललता इतना हुआ। ठीक है, ये देखिए इतना मोललता हुआ, 1.255 10⁻⁻4 मोललता हुई इसकी। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो 15 उपस्थित है 10 के घात 6 में, तो प्रतिशत हुआ 1.5 गुणित 10 के घात -3। मोलर द्रव्यमान आप निकालिए सेकंड के लिए, मोलरता के लिए, मोलर द्रव्यमान 119.5 आया, इतना घुला रहेगा तो 1 मोलर होगा, लेकिन 10 के घात 6 में 15 ग्राम घुला है, तो 10 के घात 3 में इतना घुला है, आधा, इसका आधा। ठीक है, आधा से भी कम, मतलब सॉरी 1000 गुना कम, 1000 गुना कम घुला है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में इतने मोल घुले हैं, ये मोलरता आप निकाल लेंगे, मोल घुले हैं, है ना, भागित कर देंगे मोलरता से, तो उतना मोल घुला है, मतलब मोललता आया 1.255 10 के घात -4 मोलल, ये घुला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। आप इसके लगातार नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, अब है वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है इनको, तो वैज्ञानिक संकेतन में 10 के घात में लिखते हैं अपन। ठीक है, तो 10 के घात में ध्यान रखेंगे कि जब हम दशमलव को राइट हैंड में लेके जाते हैं तो 10 के घात में माइनस बढ़ते जाता है। ठीक है, और हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो 10 के घात में प्लस बढ़ते जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए मान लो इसको 10 के घात लिखना है, तो 1 2 3 ले गए तो 10 के घात -3, मतलब ये हो गया 4.8 10 के घात -3। ये देखिए 4.8 10 के घात -3। वैसे इसको लिखेंगे अगर 10 के घात, तो 1 2 ले गए तो ये इतना हो जाएगा 2.34 10 के घात 2। ये 1 मिनट, ये कैसे निकाला है, ये कुछ गड़बड़ निकाल दिया है लग रहा है मुझे। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ निकाला है भाई। ठीक है, ये एक्चुअली 10 के घात 234 10 के घात 5 लिखा है, तो 234 तो ऑलरेडी है, ये गलत निकाला है। ठीक है, इसको एक्चुअली 1 2 3 4 5, अच्छा ये क्वेश्चन कोई गलत समझ रहा है। अगर इस क्वेश्चन का आपको निकालना है तो ये ऐसे लिखाएगा 2.34 10⁻² लिखाएगा, ये 1 और 1 2। और ये जो निकाला है ये एक्चुअली ये डॉट को यहाँ पर लगा के निकाला है, तो 1 2 3 4 5 2.34 10⁵ ऐसे निकाला है ये आंसर गलत है कुल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट है ये, तो इसको हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो 1 2 3 10 के घात 3, तो 8.008 10 के घात 3, ये करेक्ट है। ठीक है, और इसको कैसे निकाला है, तो 1 और 1 2। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही निकला है 10 के घात 2। ठीक है, और ये कैसे निकाला है, ये मेरे हिसाब से गलत निकाला है, थोड़ा सा लग रहा है मुझे। ठीक है, इसको भी गलत निकाला है, देखिए कैसे निकाला है। अगर आप इसको 1 2 3 4 ले जाते हो तो 10 के घात -4 लिखाएगा ये। अगर 6 0 0 1 2 लिखना चाहोगे, आप इसको ऐसा लिखना चाहोगे 6 0 0 1 2। ठीक है, ये डॉट को इधर ले जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा 10⁻⁻4। ठीक है, और अगर डॉट ऑलरेडी यहाँ पर है तो 1 2 3 4 ले गए तो 10 के घात 4 आएगा, तो ये आंसर भी गलत लिखा है। ठीक है, समझ गए इसको। तो जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा आप लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ये देखिए अब आगे सार्थक अंकों की संख्या। ठीक है, तो अब नियम ध्यान रखिए कि
पहली बार जो अंक आता है 0 से ऊपर वाला वो सार्थक अंक कहलाता है। मतलब इतने वाले सार्थक नहीं है, सिर्फ ये सार्थक है। तो 2 यहां पर सार्थक हैं, 1 और 1 2 सार्थक अंक हैं। इसमें तीनों सार्थक अंक हैं, क्योंकि इसमें से किसी भी चीज को हटा दोगे तो उसका खत्म हो जाएगा। इसमें 4 सार्थक अंक हैं, ठीक है। अब इसमें दशमलव के बाद भी जितने लगे होते हैं सभी सार्थक होते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर चूंकि दशमलव के पहले भी 0 है, दशमलव के बाद भी 0 है, तो सिर्फ ये तीनों सार्थक हैं और इसमें ये सभी सार्थक हैं। तो 1 2 3 4 5 सार्थक हैं। नियम सारे मैंने पढ़ के सुनाए थे आपको। आप मेरे 1 से लेकर 9वें वीडियो तक जो बना हुआ है चैप्टर 1 का, वो सभी आप देख लें, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर करें तो आपको सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जरूर जिसका कैलकुलेशन का वहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए। देखिए, अब इसमें 3 सार्थक अंक मतलब इतना लिखना है। अब इतना लिखने के लिए इसको क्या करना है, ये देखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये है, देखिए कि ये चूंकि 6 है इसलिए हम इसको 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 है तो हम इसको 3 नहीं कर सकते, क्योंकि 5 से ऊपर है तो 3 करते। तो टोटल हो जाता है ये 34.2। ये देखिए 34.2। यहाँ पर भी ऐसा है, ये 7 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 है तो ये 1 ही रहेगा, 1 है तो हट जाएगा, तो ये 10.4। ध्यान रखेंगे 5 से ऊपर कोई अंक है, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, ऐसा 9 है, तो इससे पहले वाला एक संख्या बढ़ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर किया, देखिए ये 6 लिखा है, इसको अगर आप हटाना चाहोगे तो इसको हमको 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से ऊपर का है, ठीक है। अब इस 2 को हटाना चाहोगे तो इसको 2 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 5 से नीचे की संख्या है, ऐसा हो गया। अब यहां पर आप देखिए, ये चूंकि इसको हमको यहां तक सीमित करना है, नहीं 3 सार्थक अंक लिखा है ना, तो 3 सार्थक अंक हमको 0 के बाद 3 सार्थक अंक करना है, ऐसा इसको 3 सार्थक अंक करना है। तो अगर इस 7 को हटा रहे हो तो ये 6 हो जाएगा, तो 4 5 6, क्योंकि दशमलव के बाद 0 वाले सार्थक अंक नहीं होते, तो सार्थक अंक अगले 3 वाले होंगे, तो ये 3 सार्थक अंक हो गए, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको आप कैसे करोगे, 3 सार्थक अंक कैसे लिखोगे। तो 3 सार्थक अंक यहाँ पर ये मेरे हिसाब से डॉट लगा होना चाहिए, ये डॉट है जी, ये डॉट लगा होना चाहिए, तब ये 3 सार्थक अंक लिख सकते हो। ये 8 को हटाओगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 281 लिखेंगे अपन इसको, 3 सार्थक अंक, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। आज हम ये 20 नंबर क्वेश्चन तक ही सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। और भी क्वेश्चंस लेकर के 36 तक क्वेश्चन है, जिसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं कई, उनको भी हमको ठीक से समझना है, ठीक है। और कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा अगले आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी सर्कुलेट कर दें, इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा आपकी हेल्प से, है ना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।